हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। इस सीरीज़ में दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं RO ARO 2023 के लिए टेस्ट सीरीज़ को, जिसमें हम लोगों ने PCS मंत्रा के पहले टेस्ट को कर लिया था, जो कि पहला टेस्ट आपके GS से संबंधित था, जिसमें 140 MCQs थे। और ये आप देख रहे हैं टेस्ट नंबर 2 है, और टेस्ट नंबर 2 जो होगा वो आपका हिंदी स्पेशल होगा, जिसमें 60 MCQs होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके MCQs के बारे में, और साथ ही साथ जो ऑप्शन से प्रश्न बनने होंगे, जिससे कि आगे आपके एग्जाम्स में अगर आ जाते हैं तो उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। और इसकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज के टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे सुधा, अनल, पीयूष, अमी। तो आपको बताना है कि कौन इसका पर्यायवाची नहीं है। यानी कि 3 शब्द ऐसे हैं जिसको हम अमृत भी कहते हैं, जैसे सुधा हो गया, पीयूष हो गया, अमी हो गया, लेकिन अनल इसका पर्यायवाची नहीं है। क्यों? क्योंकि अनल जो किसका पर्यायवाची है, वो आग का पर्यायवाची है। तो आपको याद रखना है कि एक शब्द होता है अनिल और एक शब्द होता है अनल। तो अनल के बारे में हम बात करेंगे तो ये आग का पर्यायवाची होता है, न कि अमृत का। इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। आरंभ का मतलब क्या होता है दोस्तों? शुरू करना, प्रारंभ करना, या किसी चीज का श्री गणेश करना। कहते हैं ना कि चलो इस काम का श्री गणेश करते हैं। उपक्रम, सूत्रपात, अर्वाचीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि अर्वाचीन आपका आरंभ का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये आपका आधुनिक का हो जाएगा। अर्वाचीन जैसे एक होता है प्राचीन, हम लोग लिखते हैं प्राचीन, प्राचीन मतलब होता है पुराना, और अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हम चारों ऑप्शन में जो प्रश्न बन सकते हैं, हम उनको भी जो है कि डिस्कस कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे RO ARO के लिए प्रॉपर GS वर्ड, DIS, PCS मंत्रा के कवर किए जाएंगे टेस्ट सीरीज, जो आपके 2023 के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म पे आपको घटनासार की करंट अफेयर्स देखने को मिलेगी, विजन IAS की मंथली करंट अफेयर्स जो मैं चला रहा हूँ। साथ ही आपको इस पे घटना चक्र पूर्वालोकन 2023 की लेटेस्ट एडिशन की क्लासें मिल रही हैं, जो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और बायोलॉजी की शुरू हो चुकी हैं। धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, टॉपिक पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदास का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें 6 चैप्टर आते हैं RO ARO में, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम। तो इस तरीके से हम लोग सभी के 10-10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे और 60 क्वेश्चन देख लेंगे। तो उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं। अब जैसे आप लोग भी कभी कभी उदास हो जाते होगे, अपसेट हो जाते होगे, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि कैसे खिन्न बैठे हो, या अवसन्न, म्लान, या विरक्त। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि विरक्त का मतलब होता है किसी चीज से विरक्ति होना, यानी उदासीन हो जाना उस चीज के प्रति। क्या हो जाना दोस्तों? उदासीन हो जाना। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो उदास का पर्यायवाची नहीं है वो विरक्त नहीं है, बाकी तीनों ही उदास के पर्यायवाची हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है। अब ध्यान देना, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, बल्कि पूछ रहा है गंगा का पर्यायवाची शब्द है, जैसे पयस्विनी, तरड़ी, सुरधुनी, तरंगवती। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है वो सुरधुनी हो जाएगा, जबकि आप देखेंगे पयस्विनी, तरड़ी, तरंगवती ये सभी नदी के हैं। किसके हैं? नदी के। अब आप कहेंगे सर कि गंगा भी एक नदी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नदी के नाम के अगर हिसाब से पूछे, जैसे गंगा का पर्यायवाची सिंधु का, ब्रह्मपुत्रा का, यमुना का, झेलम का, नर्मदा का, तो नदियों के आधार पे, मतलब जो नदियों के नाम के आधार पे पर्यायवाची बदल जाते हैं। और अगर पूरी एक नदी कम्युनिटी, नदी समुदाय के बारे में बात करेगा, तो वहाँ पयस्विनी, तरड़ी, तरंगवती नाम आ जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 5। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है। क्षीर, हवि, नीर, सुरभि। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि ये तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि दूध क्षीर जो है कि वर्ड आते हैं ना, तो ये क्षीर हो जाएगा। दूध का पर्यायवाची है क्षीर। जबकि अगर मैं बात करूं कि जैसे नीर की बात करेंगे, तो नीर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये जल का पर्यायवाची होगा। हवि की बात करें तो ये घी, जो हम लोग घी खाते हैं या घी की पूजा करते हैं, मतलब पूजा पाठ में घी चढ़ता है, उसका हो जाएगा। और सुरभि की बात करेंगे तो ये गाय का पर्यायवाची हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम 4 नहीं बल्कि 5 प्रश्न कर रहे हैं। एक तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बाकी जो 4 ऑप्शन है उस पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के हर एक दिन के गैप पर आपको टेस्ट पेपर यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, और रेगुलर क्लासेस भी आपको देखने को मिलती रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। अनुताप, राग, रज,
पुनीत। अब भाई आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि मैं एक राग में हूँ। राग मतलब कि कहीं ना कहीं हम प्रेम में हैं। और अनुताप का मतलब क्या होता है कि जैसे पछतावा करना। अनुताप का क्या हो जाएगा कि मुझे पछतावा है अपनी गलतियों का। और रज किसका हो जाएगा, रज पराग का हो जाएगा। पुनीत किसका हो जाएगा, तो इसको कहते हैं पवित्र। जैसे हम कहते हैं ना कि चलिए हम इस पुनीत कार्य में जो है कि आपका सहयोग करेंगे, अर्थात इस पवित्र कार्य में हम आपका सहयोग करेंगे, तो पुनीत हो जाएगा पवित्र। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। अर्थात कि कोई एक शब्द ऐसा है जो उन तीनों से अलग है। भगिनी की बात करें, अग्रजा की बात करें, बिंदु की बात करें या बांधवी की बात करें, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। क्योंकि बिंदु का अर्थ होता है एक बूंद, यानी कि जल की एक बूंद कह सकते हो। जबकि भगिनी, बांधवी और अग्रजा ये तीनों ही वर्ड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, बहन के लिए। भगिनी तो आपने सुना ही होगा, अग्रजा भी सुना होगा, बांधवी नहीं पता होगा आपको, तो बांधवी याद रख लीजिएगा कि बहन का पर्यायवाची माना जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। यानी तीन शब्दों के अर्थ तो एक हैं, बाकी तीसरा अलग है। सुमन, प्रसून, पुहुप, किसलय। अब यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है, क्योंकि सुमन जो होते हैं, प्रसून होते हैं या पुहुप होते हैं, ये तीनों ही आपके किससे संबंधित हो गए, फूल से संबंधित हो गए। जबकि किसलय की बात करेंगे तो ये अंकुरित होते हुए या पोंपल, जो जैसे एकदम जहाँ से फूल और पत्तियां जो निकलती हैं उनको पोंपल नहीं कहेंगे, सॉरी कोंपल कहेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीजें किसलय कहलाती, जहां से नई नई टहनियां, नई पत्तियां, नए फूलों का जन्म होता है। लेकिन फूलों का पर्यायवाची सुमन, प्रसून, पुहुप होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक सुमेलित नहीं, बाकी तो सभी सही है। तो आप देखेंगे तीर का मतलब होता है शर, बिजली का मतलब सहायक, भौरा का मतलब चंचरीक और प्रकृति का मतलब स्वभाव। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सहायक का अर्थ बिजली नहीं बल्कि बाण होता है। यहाँ पे बिजली नहीं होगा बल्कि बाण, जो धनुष बाण होते हैं ना, उसको हम कहते हैं सहायक या बाण। बाकी भौरा को हम चंचरीक भी कह देते हैं, साथ ही तीर को हम सर भी कहते हैं, प्रकृति का मतलब स्वभाव भी होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि बी सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। राजा को महीपति, रात्रि को तमिश्रा, यमुना को रविसुता, मूर्ख को याचक कहा जाता है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि याचक भिक्षु होता है, यानी कि जो भिक्षा मांगता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि याचिकाकर्ता ने यह चीज कोर्ट में डाल दी है। आप अक्सर सुनते होंगे कि कोर्ट में कोई ना कोई सुनवाई होती है तो न्यूज़ में क्या आता है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील करने की मांग की है, यानी वो भीख मांग रहा है या भिक्षा मांग रहा है कोर्ट से। यानी याचक मतलब होता है मांगने वाला, मूर्ख नहीं होता है। बाकी ये तीनों ही सही हैं, तो तीनों पर्यायवाची याद रख लीजिएगा। चौथा आपको मैंने बता दिया कि याचक का मतलब होता है भिखारी या भिक्षुक होता है। आगे बढ़े। अच्छा, मूर्ख की अगर हम बात करें कि मूर्ख का क्या क्या हो सकता है, तो ये तो बहुत आसान है। एग्जाम में अगर मान लीजिए आपको अज्ञानी दिख जाए या फिर गंवार दिख जाए या मूढ़ कह सकते हैं, कभी कभी क्षेत्रीय भाषा मूढ़ भी कहते हैं, तो इस तरीके से ये तीनों ही आपको पता रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पर्यायवाची हमारे कंप्लीट हो गए। अब तद्भव तत्सम देखेंगे, जहां से 10 प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अब यहाँ पर समझ लीजिएगा, पहले छोटी सी बात एक समझिएगा। तत्सम का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिएगा। जो तत्सम होता है, तत्सम का मतलब होता है कि एज इट इज, अर्थात ये मुश्किल क्या कहेंगे इसको, हम संस्कृत के शब्द कहेंगे मुख्य रूप से। और जो तद्भव होता है, तद्भव का मतलब होता है उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाना, यानी इसको हम कह सकते हैं विकृत रूप। ठीक है। तत्सम का मतलब होता है जो मुख्य रूप से संस्कृत के शब्द होते हैं या संस्कृत से लिए गए एज इट इज शब्द होते हैं। जबकि तद्भव क्या होता है, उसका बिगड़ा हुआ या कह सकते हैं कि उसके अर्थ के रूप में होता है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो यहाँ देखेंगे पूछा जा रहा है आपसे कि तत्सम शब्द नहीं है, अर्थात 3 शब्द तत्सम हैं जो संस्कृत से मिलते होंगे, जैसे अर्पण, आंसू, अंक, आशा। अब आप यहाँ पे बहुत आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि जो आंसू है इसको हम लोग आंसू नहीं कहते हैं, तत्सम में कहते थे इसको हम लोग क्या, अश्रु कहते थे, कि अश्रु न बहाओ। अश्रु का मतलब हो गया आंसू, तो अश्रु संस्कृत शब्द है और आंसू हिंदी शब्द है या उसका विकृत रूप है। जबकि तत्सम में क्या पूछा जाता है, संस्कृत शब्द। अंक मतलब होता है गोद लगाना, जैसे किसी बच्चे को माँ गोद लेती है। और आशा का मतलब होता है आस, और अर्पण का मतलब होता है अर्पण। अर्पण किसको लिखते हैं हम तद्भव में, अर्पण, जैसे हमने किसी चीज को अर्पण कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, तद्भव शब्द पूछा जा रहा है कि एक कोई तद्भव है, बाकी सब तीनों संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। जैसे आप देखेंगे आप, उलूक, इच्छु, उच्च। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे
कि इक्षु का तो मतलब हो जाता है यहाँ पर ईख। तो ईख हम लोग संस्कृत में तो बोलते नहीं है, इक्षु बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, ईख या गन्ना। उच्च की बात बोलेंगे तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तद्भव रूप में ऊंचा। उलूक की बात बोलेंगे तो उलूक हम लोग क्या बोलते हैं, उल्लू बोल देते हैं। लेकिन आप ऑलरेडी जो है कि क्या है, तद्भव है, क्योंकि आपका जो तत्सम होगा वो होगा आत्मा। क्या हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चारों शब्दों को देख सकते हैं, और चारों शब्दों से अगर कोई भी ऑप्शन से अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित बताइए। तो पहले देखिए तद्भव देखेंगे, दूसरे नंबर पे तत्सम देखेंगे, जैसे ओला, ओलस्य, काज, कृत, खाना, खादन, खरीदना, क्रय। तो इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, सही हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि खाना का तद्भव शब्द होता है खादन। अब आप कहेंगे सर जनरली हम लोग तो खाना वर्ड यूज करते हैं। तो दोस्तों खाना जो है कि संस्कृत के रूप में था, या यूँ कहें कि मूल भाषा में था, इसका बिगड़ा हुआ रूप खादन हो गया। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपको बताने में, कि ये जो खाना है जो हम लोग कहते हैं ये तद्भव शब्द है, और तत्सम शब्द में आता है खादन, जो संस्कृत वर्ड यूज होता है। जबकि अगर आप देखेंगे कि ओला का ओलस से नहीं होगा बल्कि उपल होता है। क्या होता है, उपल। खरीदना का क्रय नहीं होगा बल्कि क्रयण हो जाएगा, और काज का कृत नहीं होगा बल्कि कार्य हो जाएगा। तो ये तीनों ही संस्कृत के अर्थात तत्सम शब्द हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। चकवा, चक्र, चरित्र, चरित्र, छाता, छत्रक, छोटा, क्षुद्र। अब यहाँ पे इतना समझना है आपको। क्या समझना है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, कि सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, तद्भव, अब बाद में तत्सम पूछा जा रहा है। तो दूसरा वाला जो शब्द होगा वो तत्सम होना चाहिए, न कि पहला वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यही सही तरीके से जो है कि सुमेलित नहीं है, क्योंकि चकवा का जो संस्कृत वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चक्रवाक। तो तत्सम शब्द क्या होगा, चक्रवाक। जबकि चरित्र का चरित्र, छाता का छत्रक, छोटा का क्षुद्र। और अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ताकि मैं आपको अगले पेपर में दोबारा सही तरीके से और डिटेल समझा सकूं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक तरफ आपने देखा कि चरित्र, छत्रक, क्षुद्र मतलब क्षुद्र, ये तीनों ही क्या है, तत्सम है, जो हमारे सामान्य बोलचाल में प्रयोग नहीं होते हैं, यानी संस्कृत के शब्द होते हैं। लेकिन चरित्र, छाता, छोटा, ये जो शब्द यूज हो रहे हैं ये हमारे तद्भव हैं। तद्भव का मतलब क्या होता है, जैसे हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं, जो कि विकृत रूप होता है। आगे देखते हैं, धुन का तत्सम शब्द होगा। तो धुन तो आज हम लोग कहते हैं, लेकिन धुन का तत्सम शब्द क्या हो जाता है, ध्वनि होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है भाई, बारात, बारात, बीघा, विग्रह, बत्ती, बत्तिका, बीत, व्यति मतलब व्यति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। बीघा का विग्रह हो जाएगा, जबकि बारात का क्या होता है, बारात नहीं होता है बल्कि वर यात्रा, यानी कि वर की यात्रा है ये। बीघा का विग्रह सही है। बत्ती का क्या होगा, वर्ती हो जाएगा या फिर वर्तिका हो जाएगा। और बीत का क्या हो जाएगा, व्यति नहीं होगा बल्कि व्यतीत होना। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। बाग, बनिया, बादल, वापी। तो 17 का हो जाएगा डी, क्योंकि वापी का जो तत्सम शब्द आएगा वो आएगा बावड़ी। क्या आएगा दोस्तों, बावड़ी। जबकि बाग, बादल, बनिया ये तीनों ही आपके तद्भव शब्द हैं। क्योंकि बाग के लिए अगर आप तत्सम शब्द ढूंढ रहे हो तो हम वाटिका कहेंगे, संस्कृत में अक्सर वाटिका कहते हैं। बनिया की बात करेंगे तो वड़िक समुदाय, जो आपने इतिहास में पढ़ा, वड़िक कहेंगे। बादल के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, वारिद, पर्यायवाची पढ़ते हैं ना, वारिद, तो वारिद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तद्भव मतलब बिगड़ा हुआ रूप। पवन, पक्ष, पाप, नकुल। तो 18 का हो जाएगा बी, क्योंकि पाप नहीं होता है। पाप का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, पातक। तो पातक तत्सम होता है, जबकि जो पाप होता है वो तद्भव होता है। पवन का तद्भव क्या हो जाएगा, पौन हो जाएगा। पक्ष का तद्भव क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। नकुल का क्या हो जाएगा, नेवला हो जाएगा। जो हम नेवला देखते हैं ना, सांप और नेवले की लड़ाई, तो उसके लिए नकुल। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक डाउट हो रहा होगा कि सर कैसे हम हिंदी में स्कोर अच्छा करें, क्योंकि जो आप प्रश्न करा रहे हैं इसमें मैक्सिमम प्रश्न तो हमें पता ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आर स्ट्रैटेजी में बताया कि हिंदी में कैसे 60 में से 55 प्लस मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि जीएस में 90 प्लस कैसे लाएं
और हिंदी में 55 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो उस वीडियो को पूरा देख के आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो, जहाँ से क्या होगा, आपके मार्क्स अच्छे होने लगेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अच्छा हो जाएगा और एग्जाम में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा उसके। यहाँ पर आप देखेंगे दिए गए युग्म में सही सुमेलित क्या है, तद्भव और तत्सम। पहले में तद्भव देखना फिर तत्सम, जैसे बौना का बोपन, भभूत का भरभूत, मेह का स्नेह और सयाना का संज्ञान। तो 19 का हो जाएगा डी, अर्थात कि तद्भव हो जाएगा सयाना और तत्सम हो जाएगा संज्ञान। इतनी बात क्लियर। बौना का ये वोपन नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, वामन हो जाएगा। भभूत का विभूति हो जाएगा, भभूत का क्या हो जाएगा दोस्तों, विभूति हो जाएगा। और मेह का मेघ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेह का मेघ। अगला प्रश्न है सजाना शब्द का तत्सम क्या होगा। तो सजाना तो हम लोग किस में यूज करते हैं, तद्भव में। तो अब इसका जो तत्सम होगा वो सज्जापन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सज्जापन। अगला प्रश्न है आपका 21, निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम शब्द क्या है। अब हमारा शुरू हो जाएगा विलोम, क्योंकि 10 क्वेश्चन विलोम के भी आते हैं। तो ओत प्रोत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो कहते हैं ना कि आप बहुत ओजस्वी हैं, आप बहुत ओत प्रोत हैं अपने उद्देश्यों को लेकर, लेकिन इसका विलोम क्या होगा, जो निगेटिव बात को दर्शाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि विहीन, जैसे प्रगामी का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, संयुक्त, अनीस, ये सब पॉजिटिव है, जबकि विहीन मतलब होता है किसी चीज से वंचित हो जाना। तो इसका विलोम हो जाएगा विहीन। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर बात करें कि संयुक्त की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त का जो विलोम होगा वो हो जाएगा च्युत, यानी किसी को जैसे पद से हटा देना, जैसे कहते हैं ना कि किसी को पद से हटा दिया गया, उसके च्युत कर दिया गया, पदच्युत कर देना। और अनीस की बात करेंगे तो अनीस किसका विलोम होगा, ईस का विलोम होगा, ईस मतलब ईश्वर का। और प्रगामी की बात करेंगे तो प्रगामी का जो हो जाएगा ये आपका विगामी कह सकते हैं या विग्रामी कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से उन शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं। इसको बहुत ध्यान से देखना है कि नहीं पूछ रहा है या ये पूछ रहा है कि सही। तो गृहीत का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, आकीर्ण का साकीर्ण, क्रोध का क्षमा। अब बहुत ही आसानी से आप देख पाएंगे आकीर्ण का साकीर्ण जो है कि ये मिलान नहीं है, जबकि गृहीत का मतलब क्या होता है, व्यक्त, गुरुत्व का मतलब होता है लघुत्व, क्रोध का मतलब क्षमा। लेकिन आकीर्ण का साकीर्ण ये गलत है, बल्कि क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर साकीर्ण नहीं होगा बल्कि आकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के ही शब्द प्रश्न में आएंगे, बहुत आसान वाले शब्द नहीं आएंगे जो आप रेगुलर यूज करें। थोड़ा सा लेवल अब बढ़ेगा। आरओ के 2021 के पेपर को देखिए, उसमें कैसे छोटे छोटे शब्द ऐसे दिए हैं जो आपने कभी सुने ही नहीं थे। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अर्जित का उपलब्ध, अदोष का सदोष, अवेक्षा का अनवेक्षा, आलोक का तिमिर। तो यहाँ विलोम पूछा जा रहा है। तो अगर आपने कोई चीज अर्जित कर ली या आपने किसी चीज को प्राप्त कर लिया या उपलब्ध कर लिया तो ये समानार्थी होगा, विलोम नहीं होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा कि अर्जित का जो है कि क्या हो जाएगा विलोम, ये हो जाएगा आपका अनर्जित, अर्थात जो आपको प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी ये तीनों सही हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 24, निषिद्ध का विलोम। अब जैसे कहते हैं ना कि ये धूम्रपान निषिद्ध है या निषेध एरिया है, तो निषिद्ध मतलब होता है मना करना, और कहीं पे आज्ञा देने का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो 24 का हो जाएगा ए कि इसका विलोम होता है विहित। जबकि अगर हम बात करें कि विनीत का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धृष्ट। और सर्वज्ञ की बात करेंगे तो सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब जानने वाला, तो उसका अपोजिट हो जाएगा अज्ञानी। और विधि की बात करेंगे तो विधि का मतलब होता है निषेध, कि निषेध किया जा रहा है। अगला प्रश्न, शब्द और उनके विलोम शब्दों के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे प्रसारण का विसरण, उन्मीलन का निमीलन, अकरादि का अकरांत, कुसुम का पाहन। तो 25 का हो जाएगा सही उत्तर आपके लिए ए ऑप्शन कि प्रसारण का विसरण। ये गलत है। प्रसारण का क्या होता है, जैसे प्रसारण का मतलब होता है किसी चीज में प्रसार करना, और विसरण का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज में विसरण यानी फैलाव होना। लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा संकुचन। क्या हो जाएगा, संकुचन। जैसे इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा प्रसारण और संकुचन की मुद्रास्फीति नीति अपनाई जाती है। बाकी तीनों ही सही है यहाँ पर, जैसे उन्मीलन का निमीलन, अकरादि का अकरांत, कुसुम का पाहन, ये तीनों ही विलोम सही है। अगला प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे अठाना, पुगाना हो गया, प्रस्फुटन, संकुचन, विश्लेषण, संश्लेषण, इप्सित, अभिष्पित मतलब अभिप्सित। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इप्सित का जो विलोम होता है वो अभी से नहीं शुरू होगा, वो होगा अनिप्सित से।
क्या हो जाएगा, अनिश्चित। बाकी तीनों ही सही है, जैसे अठाना का पुगाना, प्रस्फुटन का संकुचन, किसी चीज में प्रस्फुटित होना, विश्लेषण का मतलब होता है संश्लेषण, विश्लेषण का मतलब होता है विस्तार करना, संश्लेषण मतलब होता है संक्षिप्त करना। तो ये तीनों ही सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं 27 नंबर पे पूछा जा रहा है उपमान का विलोम बताइए। तो उपमान का विलोम क्या होगा, उपमेय, अपमान, समान, उन्मान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए। जैसे आपने उपमान उपमेय वगैरह जो कंपैरिजन पढ़ते हैं ना हम लोग, तो यही हो जाएगा आपका उपमान का विलोम हो जाएगा उपमेय। अगला प्रश्न है यहाँ पर 28 नंबर, और इसको देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक बारिश होना, तो अनावृष्टि हो गया। ग्राह्य मतलब जो ग्रहण करने योग्य हो, तो क्या उसका त्याज्य होगा। स्वार्थ, स्वार्थ का हितार्थ हो जाएगा। और अनुग्रह का विग्रह। तो आप देख सकते हैं कि 28 का सी सीधे सीधे है। स्वार्थ का मतलब अपने लिए काम करना, और हितार्थ नहीं होगा बल्कि हो जाएगा परमार्थ, यानी दूसरों के लिए काम करना। बाकी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कम बारिश, ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, त्याज्य, अनुग्रह या विग्रह, तो ये दोनों ही तीनों सही है, लेकिन स्वार्थ का हो जाएगा परमार्थ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि हर प्रश्न में आपको 4-4 आंसर और 4-4 शब्द दिए हुए, जो चारों ही अपने आप में एक ना एक कोई प्रश्न बना हुआ है। निर्मल का मलिन, चिरंतन का नश्वर, स्थूल का सूक्ष्म, मृषण का दृढ़। अब यहाँ पे 29 का हो जाएगा डी, क्योंकि मृषण का रुक्ष होता है, दृढ़ नहीं होता है, रुक्ष होता है। बाकी ये तीनों ही सही हैं, क्योंकि मलिन निर्मल का हो गया, चिरंतन नश्वर हो गया, और स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म। अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर पे, यहाँ देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। छली का निश्चल, भोगी का योगी, जागृति का शयन, निष्काम का सकाम। तो निष्काम का सकाम सही है, लेकिन जागृति का सुसुप्ति होता है, शयन नहीं। जाग लेने का मतलब ये नहीं कि शयन आप सो गए, जागृति का मतलब होता है सुसुप्त होना। सुसुप्ति का भी अर्थ वही होता है कि मतलब किसी में कोई उत्तेजना नहीं होना, ये सारी चीजें, लेकिन जो शब्द है उसके अनुसार हमें चलना है। तो जागृति का अपोजिट होता है सुसुप्ति। अगला प्रश्न है जो सब में व्याप्त हो, इसके लिए एक शब्द। अब ये भी आपको पता होगा कि इसके लिए भी एक शब्द आता है ना, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, एक वाक्य के लिए एक शब्द। तो इसके बारे में बात करेंगे जो सब में व्याप्त हो। भाई जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ईश्वर सभी में व्याप्त है, तो उसके लिए हम लोग विभु वर्ड यूज कर देते हैं। विज्ञ की बात करेंगे तो विज्ञ का मतलब होता है जिसकी जानकारी अधिक हो। क्या लिखेंगे इसके लिए, जिसकी जानकारी अधिक हो। वर्धमान की बात करें तो जो बढ़ रहा हो, जैसे इंक्रीमेंट होना, इंग्लिश में कहते हैं वर्धमान, वृद्धि दर, यानी इंक्रीमेंटल ग्रोथ रेट, तो यानी बढ़ रहा है। और वाचाल का मतलब होता है कितना अधिक बोल रहा है, मतलब अधिक बोलने वाले व्यक्ति को हम वाचाल कहते हैं। तो 31 का हो गया ए। अगला प्रश्न है जो आंखों के आगे उपस्थित हो, इसके लिए सही शब्द क्या है। अब भाई जो आपकी आंखों के सामने है उसके लिए तो हम प्रत्यक्ष वर्ड यूज करेंगे। और परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है, परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। प्रियदर्शी मतलब होता है प्रेमी। और अपारदर्शी मतलब होता है जिसके आर पार कोई वस्तु न गुजरे। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। चलिए चारों यहाँ पे सही हो गया। अब 33 प्रश्न है आपका, लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। भाई जो लाभ की इच्छा रख रहा है, जैसे बिजनेसमैन व्यक्ति है तो उसको लिप्सा कहेंगे। ध्यान देना, लाभार्थी नहीं, ये लाभार्थी नहीं होगा, बल्कि लाभार्थी हो गया लाभ को पाने वाला, और यहाँ क्या है, इच्छा रखने वाला। तो लाभ की इच्छा जनरली बिजनेसमैन रखते हैं तो उन्हें लिप्सा कहेंगे। लेकिन जो वंचित वर्ग होते हैं, जो लाभार्थी होते हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं, तो लाभ लेने वाले होते हैं। और लाभदायक का मतलब होता है जब कोई वस्तु फायदेमंद हो। और लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, लिप्सा। और लाभी ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द, जो आपकी श्वास ऊपर नीचे होती है उसको हम कहते हैं उच्छ्वास। क्या कहते हैं हम उसको, उच्छ्वास। वहीं ऊर्ध्वगामी की बात करेंगे तो इसको हम देखते हैं ऊपर की ओर जाने वाला। और उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर तक हुआ, जितना भी ऊपर का पैराग्राफ हो गया तो हम क्या कहेंगे, उपर्युक्त। जितने भी 33 प्रश्न हुए हैं उनके बारे में बात हो गई। और अर्थगर्भित का मतलब होता है जिसके अंदर अर्थ भरा हो। अगला प्रश्न, जहां किसी बात का डर ना हो, इसके लिए कोई एक शब्द बताइए। भाई जहां किसी भी बात का डर ना हो उसको हम निरापद कह सकते हैं, उसको हम निरापद कहेंगे। दुर्जय का मतलब क्या होता है, जिस पर विजय पाना कठिन हो। निष्प्रिय का मतलब क्या होगा, जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो। परमहंस का मतलब क्या होगा, जो सुख दुख से परे हो, जैसे साधु महात्मा होते हैं। 36 प्रश्न है, जिसका दमन करना कठिन हो, इसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे आप। तो भाई जिसका दमन करना कठिन होता है उसे हम दुर्दम में कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्दम। जबकि दुर्निवार की अगर हम बात करेंगे तो इसका हो जाएगा जिसका निवारण करना कठिन हो, मतलब जिसका निवारण करना कठिन हो या समाधान करना कठिन हो। दुष्कर का मतलब हो गया जिसे करना ही कठिन हो,
जिस किसी काम को करना, जैसे कहते हैं ना यह कार्य बहुत दुष्कर है, क्योंकि यह कार्य करना कठिन है। और दत्त चित्त का मतलब हो जाएगा किसी काम को पूर्ण लगन से करना, बहुत चित्त मन से लगा के, चित्त कहते हैं ना बहुत ही चित्त मन से लगाकर काम करना। अगला प्रश्न है, क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द, भाई क्रोध करने वाली स्त्री का क्या नाम हो जाएगा? भामिनी हो जाएगा। और मुमूर्ष की बात करेंगे तो ये हो जाता है मरने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। मृणाल की बात करेंगे तो कमल की ये दंडी होती है, जो कमल की दंडी होती है। मर्माहत की बात करेंगे तो जिसके हृदय को चोट हमने पहुंचाई, जैसे कहते हैं ना कि आप मेरी बातों से मर्माहत हो गए, यानी मैंने आपको आहत कर दिया, आहत मतलब नुकसान पहुंचा दिया। अगला प्रश्न है, जो मुकदमा दायर करे। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मान लीजिए कोई वर्डिक्ट है, मतलब किसी को केस करना है गवर्नमेंट के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, सोसाइटी के प्रति, अगर वो मुकदमा दायर कर रहा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वादी। ठीक है, वादी। और प्रतिवादी क्या होता है? जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करता है। अभियुक्त, जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। अब जो मुकदमा दायर करेगा वो वादी हो जाएगा, और जिस पर मुकदमा दायर किया गया होगा वो अभियुक्त हो जाएगा। परिमार्जित, जो शुद्ध किया जा चुका, मतलब फिल्टर किया जा चुका हो। अगला प्रश्न है यहाँ पे 39, अगर आप देखेंगे क्या कह रहा है 39 प्रश्न भाई? 39 प्रश्न है, जो उपयुक्त हो, इसके लिए कोई एक शब्द बताइए भाई। जो उपयुक्त हो तो क्या होना चाहिए? समीचीन हो जाना चाहिए। समीचीन वर्ड यूज किया जाता है जो उपयुक्त हो। कालांतर का मतलब होता है काल में अंतर होना, अर्थात जो बीता हुआ समय है। सनातन का मतलब होता है अनेक युगों से चलने वाला सनातन धर्म, जैसे हिंदू के लिए कहा जाता है। प्राचीन का मतलब होता है पुराना। तारों से भरी रात के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा भाई? तारों से भरी रात के लिए विभावरी। क्या कहते हैं? तारों भरी रात को हम विभावरी कहते हैं, जबकि सरवरी होता है चांदनी रात, और निश्चित होता है रात्रि के मध्य भाग का समय, जैसे रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। और निरुपम का मतलब होता है जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी उपमा यानी तुलना न की जा सके। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उस वाक्य में कौन सा विशेषण है? अब विशेषण की जो पहचान होती है वो क्या करता है? वो क्या करता है दोस्तों? वो संज्ञा के बारे में बताता है, मतलब कि संज्ञा की विशेषता के बारे में बताता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो कितना लीटर दूध पिया है? अच्छा, दूध पीना क्या हो जाएगा? मिल्क, मतलब दूध को पीना क्या हो जाएगा? एक तरीके से क्रिया हो गई, लेकिन कितनी मात्रा में पिया? तो आधा लीटर में। तो क्या ये सर्वनाम हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा, या परिमाण? तो ये परिमाण बता रहा है, और ऐसा परिमाण जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं आधा लीटर के रूप में। तो 41 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न में से प्रविशेषण किसे कहेंगे? सुषमा को, तो सुषमा क्या हो जाएगा? सुषमा तो आपकी संज्ञा हो जाएगी। अति का मतलब हो गया सुंदर तो है ही, लेकिन उस सुंदर पे भी जोर दिया जा रहा है कि बहुत अधिक सुंदर, यानी अति सुंदर है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो प्रविशेषण क्या होता है? ये आपकी विशेषण की भी विशेषता बताता है। अब जैसे लड़की यहाँ पे गर्ल हो गई, सुंदर क्या हो गया? ब्यूटीफुल क्या हो गई? कोई क्रिया नहीं है, बल्कि ब्यूटीफुल एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, और उसके ऊपर भी अगर विशेषता डाली जाती हो, मतलब उसके ऊपर भी फोकस किया जाए, तो उसे एडवर्ब कहते हैं इंग्लिश में, या प्रविशेषण कहते हैं। तो सुंदर तो है, लेकिन अति सुंदर है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विशेषण शब्द नहीं है? आर्थिक, मौखिक, जातीय, चमक। अब यहाँ पर आप देखेंगे चमक विशेषण शब्द नहीं है, क्योंकि यह एक संज्ञा है। चमक का विशेषण जैसे चमकीला हो गया। मौखिक, जातीय और आर्थिक, ये तीनों ही विशेषण शब्द हैं। इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो भाई संख्या निश्चित कर दी गई है, आदमी तो रहते हैं, लेकिन कितने रहते हैं? 40 रहते हैं, तो ये संख्यावाचक हो गया, संख्यावाचक विशेषण, जिसे हम डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, सुमेलित नहीं है, विशेष्य और विशेषण। उपज का उपजाऊ, कमाई का कमाऊ, घर का घरेलू, नियमित का नियम। तो सही हो जाएगा डी, क्योंकि नियम विशेष शब्द है, नियमित उसका विशेषण है, तो ये उल्टा कर दिया गया, बाकी तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है 46, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? अब यहाँ पर विशेषण जो किसी चीज की विशेषता बताता हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे रंगीला विशेषण शब्द है, बाकी तीनों क्या है? संज्ञा है। जैसे यौवन विशेषता नहीं है, बल्कि एक उम्र है, यानी संज्ञा है, ठीक है। और कालिमा किसी लड़की का नाम है। सौंदर्य भी क्या हो जाएगा? एक संज्ञा हो जाएगी यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तपस्वी, बुढ़ापा, मृत, लंबा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बुढ़ापा विशेषण नहीं है क्या? जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापे में क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा एक भाववाचक संज्ञा। और यही चीज़ आपको समझनी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और हिंदी में कैसे 55 प्लस मार्क्स लाने हैं, इसके लिए मैंने आपको
जो सीक्रेट वीडियो वो मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा और जहां से आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे हम 60 में से 55 प्लस ला सकते हैं। निम्न में से किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? आवृत्ति का मतलब होता है कई गुना होना, जैसे कि चौगुना गेहूं, मतलब कि 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना। तो इसका सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। बाहरी में विशेषण कौन सा है भाई? बाहरी में कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो गुणवाचक, जैसे परिमाण है नहीं, संख्या है नहीं, सर्वनाम है नहीं, तो ये गुण की बात कर रहा है कि बाहरी सुंदरता, आंतरिक सुंदरता, इस तरीके के शब्द होते हैं ना, तो इसलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 है, मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तेज तो है ही है, लेकिन अत्यधिक यानी तेज पर भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो प्रविशेषण अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अब ये आखिरी 10 क्वेश्चन हमारे वर्तनी से संबंधित होंगे। आप इसको तो आप तभी सही कर पा रहे होंगे जब आप हिंदी में अधिक से अधिक लिखते होंगे कोई चीज और वहां पे वर्तनी का खास ख्याल रखते होंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पे 51 का जो उत्तर हो जाएगा वो सही हो जाएगा सी, अध्यात्म होता है। क्या होता है दोस्तों? अध्यात्म होता है। कई लोग क्या करते हैं, इसको आध्यात्म लिख देते हैं, आ करके शुरू करते हैं, लेकिन ये गलत है। अक्षुण नहीं होता है, ये लास्ट में यह नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये अक्षुण। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है। और आंख इस तरीके से नहीं लिखा था, बल्कि इसके ऊपर क्या होता है, चंद्र बिंदु होती है। और अनुग्रहित इस तरीके से नहीं लिखा होता, बल्कि इसमें इस तरीके से अनुग्रहित लिखा जाता है। तो ये चारों ही वर्तनी शुद्धि शब्द मैंने आपको बताया, जो आपके कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। खासकर आप अध्यात्म और अनुग्रहित को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अंतर्ध्यान, अतिथि, अनाधिकृत या अंधा? तो इसका भी सही हो जाएगा अंधा। अब यहाँ पर आंख की तरह इसे अंधा मत कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं होता है, जबकि अनाधिकृत नहीं होता दोस्तों, ये अनधिकृत होता है, क्योंकि जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अ की मात्रा ऑलरेडी हो जाती है। अंतर ध्यान नहीं होता, बल्कि अंतर्धान होता है, यानी कि ध के ऊपर न उड़ता है, य के ऊपर नहीं उड़ता है। और अतिथि की बात करेंगे तो थ के ऊपर जो मात्रा है वो भी छोटी मात्रा होती है, न कि बड़ी मात्रा। तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। तो आपका डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यानी 3 शब्द तो सही है, एक शब्द गलत है। दैदीप्यमान सही है, प्रेमचंद सही है, दुर्वस्था सही है, लेकिन पक्षीगण नहीं। पक्षीगण नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर आप जब प्लूरल लिखते हैं, क्योंकि सिंगुलर में तो आप लिखेंगे एक वचन में पक्षी, एक मिनट, यहाँ पर एक वचन में तो लिखेंगे आप पक्षी, लेकिन जब बहुवचन होता है तो छोटी की मात्रा हो जाती है, तो ये पक्षी गण हो जाएगा। तो इसलिए ए वाला हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं लिखा गया। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अब फिर से, अंतर्राष्ट्रीय, अग्रगण्य, आध्यात्म, अभिशप्त। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको ये बताया, देखिए ये क्या है, अध्यात्म, ये शुद्ध होता है, न कि आध्यात्म। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सही हो जाएगा वो अ से शुरू होगा, आ से नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पे 55, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे शुद्ध पूछा है, तो अनुवादित, आशीर्वाद, अनुग्रही या अभ्यारण। तो अभ्यारण को तो हम लोग लिखते हैं आधा भ, तो ये गलत हो गया। और वहीं पे अगर आप बात करेंगे कि आशीर्वाद, जरा देखिए बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है कि चारों ही ऑप्शन गलत लिख दिए गए हैं। हालांकि देखिए आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, ये तो आशीर्वाद हो गया। आशीर्वाद का मतलब होता है इस तरीके से लिखना, ठीक है, वह के ऊपर र उड़ेगा, न कि स के ऊपर, ठीक। और अनुग्रह की बात करेंगे तो ये वाला जो अनुग्रह होता है, ये यहाँ पे नीचे नहीं उड़ेगा र, बल्कि क्या होगा, अनुग्रह इस तरीके से होता है। और ये अभ्यारण नहीं होता दोस्तों, अभ्यारण्य होता है, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। और अनुवादित नहीं होता है, बल्कि अनुदित होता है। क्या होता है, अनुदित। तो ये चारों ही गलत थे, तो मैंने चारों ही आपको क्लियर कर दिए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 56, आप शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य को भी देख लीजिए। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है? पानी तेल से भारी है, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। वह ग्रंथ विदाक्त पूर्ण लिखा है, विदाक्त पूर्ण मतलब विद्वता पूर्ण लिखा गया, ये होना चाहिए यहाँ पर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका शुद्ध वाक्य की सी, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। अब आप कहेंगे सर वाक्य क्यों गलत है? क्योंकि चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ पहुंचा जा सकता है, या सड़क कहाँ जाती है, ये कोई मतलब नहीं है, ये गलत हो गया। हम लोग नॉर्मली तो यूज करते हैं कि सड़क कहाँ जा रही है, भाई सड़क थोड़े जा रही है कहीं भी, सड़क तो अपनी जगह पे, आपको कहाँ जाना है आपको उस लोकेशन का पता होना चाहिए, यानी ये सड़क से हम कहाँ पहुँच सकते हैं, ये होना चाहिए। पानी का घनत्व तो तेल से अधिक होता है, पानी तेल से भारी होता है, ये कोई शब्द नहीं होता है। भाई तेल एक हाथ में ले लो, एक हाथ में पानी ले लो, आप किसे भारी बता दोगे, लेकिन आप ये कहोगे कि इसका घनत्व भारी होता है, तो पानी का घनत्व तेल से भारी होता है। और वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, ये यहाँ पे ठीक से नहीं लिखा गया है, ठीक है, विद्वतापूर्ण है।
तो सी हो गया। अगला है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब यहाँ पे अशुद्ध क्या होता है, उस पर भगवान की कृपा है, 10 रुपए में क्या मिलता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि आतंकी हमला करवाकर भारी भूल की या निकृष्ट काम किया, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। केवल 10 रुपए मात्र दे दीजिए। अब यहाँ पे केवल भी है, यहाँ पे मात्र भी है, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे आपके। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया था, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है, एक का मतलब नहीं है, यहाँ एक नहीं होना चाहिए था। और सेकंड लास्ट प्रश्न है, वीडियो अच्छी लगी हो, अगर यहाँ तक आप आए हैं तो नो डाउट वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए लोगों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये क्लास पहुँच सके। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके के अपडेट्स आपको डेली मिलते रहेंगे। और अब हम देखते हैं 59 प्रश्न, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियां की बाढ़ आ गई या गोलियों की बाढ़ आ गई, गोलियों की बौछार आ गई, या गोलियां तो हो ही नहीं सकता शब्द, तो ए वाला ही सही हो जाएगा, ये गलत शब्द लिखा है। बाकी सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे, भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। और लास्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पर, मोहन कल सारी रात जागता रहा, तो सारी का मतलब क्या भाई, मोहन कल रात भर जागता रहा, बात यही सही होनी चाहिए थी, सारी वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए था। हाथी दीर्घकाय पशु है, अरे भाई हाथी एक विशालकाय पशु है, दीर्घकाय नहीं बोला जाता है। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, ऐसा नहीं है, अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है, समग्र नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी गलत। पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी तीनों की जो अशुद्धियां थी वो मैंने आपको बता दी। तो इसी तरीके से अब आपको अगला जो टेस्ट पेपर मिलेगा, टेस्ट नंबर 3 जो मिलेगा आपका जीएस का, और उससे पहले आपको जीएस वर्ल्ड का टेस्ट पेपर मिल जाएगा जो मैम के द्वारा कराया जाएगा कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।